रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1,000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगा और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1,000 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों को खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1,000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि ना जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्ची की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी पैसे दे दूंगी और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। यकीनन वो मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकी थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मेरी भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती रहती थी। कभी कपड़ों की पोटली में छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे ही दिए थे। कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इस तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों के बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाता और जो भी कीमती सामान नजर आता उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगता और मगर मेरे बच्चे मुझसे बचाने की कोशिश करते रहते तो वो बच्चों को भी मारने लगता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरी शादी के बाद ही अपने बेटी की हरकतों को देखते हुए एक घर मेरे नाम कर दिए थे। उन्होंने अपने जीते जी ये काम बहुत अच्छा किया था। कम से कम मेरे बच्चों के सिर पर छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थी वो भी मेरे ही जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों को पेट पालती थी। आज छोटे बच्चे की बीमार की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मान लिया था और यह चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा उस सब्जी वाले को उधार चुकता कर देती हूँ। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट के मुझसे बात करेगा। खैर मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे। मैं पैसे देने की वजह से ही इसी सब्जी वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपटकर वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफ़ी सब्जियां उसे बता दी और वो तौलने लगा। फिर सब्जियां तौलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका लगा कि उसने मुझे सिर्फ 50 रुपये मांगे थे।
मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकाल कर उसे दे दिया, लेकिन उसने 50 रुपये ही काट कर बाकी 450 रुपये वापस कर दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काट कर दूसरे ग्राहक की तरफ चल गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर यह रोज का हो गया था। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर सब्जी लेकर आती तो वह मुझसे केवल 50 रुपये ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 तक की भी हो जाती थी, लेकिन वह मुझसे 50 से ज़्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाए या पहले वह मुझे सब्जी दे देता कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि इतनी सारी सब्जी वो 50 रुपये में ही दे रहा है। शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसे की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होने लगी तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 माह हो चुके थे। मैंने रोजाना सब्जी लेने जाऊं या हफ्तों में एक दफ़ा जाऊं, मैं जब भी जाती वह मुझसे 50 रुपये ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर देता। मैंने अपनी आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी यह सब्जी कम पैसे में नहीं देता था और मैं कोशिश करती कि बार बार इसके पास ना जाऊं, लेकिन उसके सब्जी के बचे हुए पैसे से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी थी और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसलिए मुझे इससे ही सब्जी लेना पड़ता था, क्योंकि किसी और दुकान के लेने मुझे सारे पैसे देने पड़ते जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोच कर जाती कि इससे ज़रूर पूछूंगी कि 50 का क्या मामला है और वो मुझे यह सब्जी इतने कम पैसे में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो, लेकिन जब भी जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरी सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे अंदाज़ा हो जाता उसकी नीयत का, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वह किसी औरत को नज़र भरकर भी नहीं देखता था और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी करीबी था तो तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की ज़रूरत थी, कि लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है। यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी। मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं और रसोइये की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, कम से कम 2000 से 3000 की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तौलना शुरू कर दी और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5000 रुपये दिए जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5000 में से 50 रुपये काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा तो मैंने उससे कहा कि मैं ये सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काट कर 2000 रुपये मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया वह सिर्फ मुझे ही सब्जी के कम पैसे में देता है। उसकी दुकान पर उस समय कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं आराम से सवाल न कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम न मिल सका मैं सब्जी वाली की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहाँ पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपये में सब्जी दे दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल न कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था, वह खुद नहीं था। कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां रहने पर 50 रुपये में ही दे दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे 50 रुपये ही क्यों लिए, तो उस लड़के ने बताया कि ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही है कि उसके दुकान के मालिक ने ऐसी यह बात क्यों कही है थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि जब भी यहाँ आओ, किसी भी समय कोई भी चीज़ तलवाऊँ 50 रुपये ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली, उसकी कीमत 300 जितनी थी,
लेकिन उसने मुझसे 50 रुपये ही लिए थे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मैं और भी ज़्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी थी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वो सब्जी वाला खुद ही नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों ये हुआ कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नज़र आ रही थी, और ये सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से मुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीदें नज़र आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जिल्लत भरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी। इसलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी वाले का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वो इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी ज़िंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का ये राज मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहले बात मेरे किरदार पर आ जाती, और मैं गरीब जरूर थी लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन ये बात तो कोई नहीं समझता ना, और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वो कितने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता था। इस सब मामले को लगभग 7 से 8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी। और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम करके वापस आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद था। वो दूसरा लड़का आज नहीं आया था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते के साथ उससे सवाल कर लिया कि तुम ये सब्जी 50 रुपये में ही क्यों देते हो और इसकी वजह से क्या है, तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया है। स्कूल से और घर की बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली है जो पति की नज़र से बचा कर रखी है। उसने कहा कि मैं यही नहीं चाहती कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वही था कि अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वो मेरी ही मदद क्यों करता है। जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वो घबरा गया, रोकर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की तो वो मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं उससे सब्जी नहीं खरीदूंगी, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा उसी की दुकान से मैं लूँगी। मैंने उससे वादा कर लिया तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर आ जाऊं, मुझे मेरे सवाल का जवाब देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर जाने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे मेरे सवालों के जवाब इधर ही दे दिया। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय वो सब्जियां उठाई और घर आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी, आखिर उसने मुझे क्यों बुलाया है, और वो भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब न ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ वो ना जाने क्या कर देगा, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी ज़िंदगी में आने वाले सारे मर्द ऐसे ही मिले थे, सिर्फ ये सब्जी वाला कुछ ठीक लगता था। लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और ना ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूँ। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई। छोटे बेटे को दोनों बेटे के पास छोड़कर और उनकी सख्ती को समझ कर घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी छिपाई और घर की तरफ चल दी, और छड़ी मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके।
अगर ज़रूरी पड़े तो जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूं। मुझे क्या ज़रूरत है सवाल करने की, मेरी तो ज़रूरत पूरी हो ही रही थी और मेरे बच्चों को खाना मिल रहा था, अच्छी पढ़ाई हो रही थी और मेरे घर की ज़रूरत पूरी हो रही थी। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं देने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर ये बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती दरवाज़ा खुल गया और मुझे देखकर सब्जी वाले की सूरत नज़र आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करना था। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली थी। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होती ही जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे यूँ लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं और मैंने तो समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भूल कर भी उनके बारे में नहीं सोचती थी। कभी माँ जी का भी ख्याल नहीं आता था। शादी के 4 साल बाद ही मेरे माता को मेरे पिताजी किसी जुए में हार गए थे और उससे एक के बाद कुछ पता नहीं कि उन सबको मरा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने पिताजी लेटे नजर आए थे और मुझे उसे देखकर और ज़्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आपने इनको पहचाना। मेरी तो ज़बान बंद हो चुकी थी। मैं क्या जवाब देती। मेरी बात देखकर उसने कहा कि ये आदमी आपके पिताजी हैं, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी हैं। मैं आपका भाई हूँ। और ये सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहनें थे। मुझे तो लगता था कि आज बिजली गिरने के बाद और इतने सारे झटके मैं सह भी नहीं पा रही थी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। उनको फ्लीज का अटैक आया था और वो जुबान से भी बोल नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से जो मेरा भाई था उससे पूछा कि ये सब क्या है, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो, हम तो 2 बहनें ही थीं और फिर ये तुम्हारे पास कैसे। तो उसने मुझे बताया कि मेरे विवाह के 1 वर्ष बाद ही मेरे माताजी कोई एक जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वो अपने घर तो न लेकर आए, एक और जगह रखा था। सब्जी वाला उसी औरत से मेरा भाई था। उसको जन्म देते हुए वो औरत मर गई और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो बहन थी उसी के हाथों मेरी माताजी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उसी की परवरिश की है और अच्छे बुरे की समझ दी है। जब वह कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसको सारी बात बताई, क्योंकि ये भी अपने पिताजी की तरह सूरत ना आ जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला कि वो तो शादी के बाद की बच्चों को जन्म देते हुए मर गई थी और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से वो कोई नौकरी भी नहीं कर पाया था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो मेहनत से दिन लगा कर काम करने लगा था और उसकी इज्जत भी बहुत समाज में। एक दिन उसको पिताजी मिले और जिस हालत में वो मिले उससे उस तरह तरस आ गया और वो अपने घर ले आया और अब पिताजी की खिदमत ही उसके लिए दुकान पर लड़का रखा हुआ था। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था और ना ही कुछ खा सकते थे और मेरे बारे में उनसे जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की और वो 50 रुपये भी इसलिए लेता था कि मेरी खुददारी को चोट ना पहुँचे। अगर वो मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर ना जाती,
क्योंकि शुरू में मैं सोचती थी कि वो गलती से मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर रहा है, लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की ज़रूरत पूरा होना शुरू हुई तो मैंने खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और जानकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और ये गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में अच्छा इंसान दे दिया था। और दिल ही दिल में मैं सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने अपनी परवरिश बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिता को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा उसे ज़िंदगी से मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उससे हिसाब लेगा। और अपनी माँ की तरफ से उस आदमी को माफ़ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं आती जाती रहूँगी और इस पिताजी का ध्यान रखूँगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया, इसको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छुड़ाने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है और वो जल्द ही एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद अदा कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं, जब परवरिश का असर बहुत अच्छा होता है, उसकी रगों में खून तो मेरे पिता का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो कि खून पर भारी पड़ गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।